आज सबसे पहले हम उन रोहिंग्या मुसलमानों की बात करेंगे जिन पर पूरे देश में राजनीतिक महाभारत छिड़ा हुआ है। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में कह चुकी है कि रोहिंग्या मुसलमानों से हमारे देश की सुरक्षा को खतरा है, क्योंकि बहुत से आतंकवादी संगठन रोहिंग्या मुसलमानों के संपर्क में हैं। लेकिन विपक्ष के नेता और बहुत सारे बुद्धिजीवी मानव अधिकारों की बात कर रहे हैं, उनकी दुहाई दे रहे हैं। ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि 133 करोड़ लोगों के इस देश में क्या सिर्फ 40,000 रोहिंग्या मुसलमानों को जगह नहीं मिल सकती? तरह तरह की दलीलें और इतिहास के उदाहरण दिए जा रहे हैं, लेकिन असलियत में ये एक तरह का दोहरा रवैया है और रोहिंग्या मुसलमान इसी का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। आज सवाल यह है कि रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठिए होने के बावजूद हमारे सिस्टम में अपनी जगह बनाने में कामयाब कैसे हो गए? वो कौन से लोग हैं जो राजनीतिक फायदे के लिए रोहिंग्या मुसलमानों को हर तरह की मदद दे रहे हैं? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमने हरियाणा के मेवात, नूह और पुन्हाना से ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। लेकिन इस रिपोर्ट को दिखाने से पहले हम इस समस्या की मूल वजह का विश्लेषण करना चाहते हैं। आप इसे छोटा मोटा मुद्दा समझने की भूल मत कीजिएगा। इस समस्या का असर आपके बच्चों के भविष्य पर पड़ेगा और इसकी वजह से उनका हक मारा जाएगा। इसलिए यह पूरा विश्लेषण ध्यान से देखिए। आपने नोट किया होगा कि आजकल 40,000 रोहिंग्या मुसलमानों के लिए जिस तरह की संवेदनाएं दिखाई जा रही हैं, वैसी संवेदनाएं 1990 में विस्थापित हुए कश्मीरी पंडितों के लिए कभी नहीं दिखाई गई। पाकिस्तान से भागकर भारत आने वाले हिंदुओं के लिए भी आपने इस तरह की हमदर्दी कभी नहीं देखी होगी। बांग्लादेश में भी हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हुए, लेकिन किसी ने भी इन हिंदुओं के लिए कोई आवाज नहीं उठाई। इसे लेकर कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, कोई रैली नहीं हुई और यही हमारे देश के नेताओं और बुद्धिजीवियों का सबसे बड़ा दोहरा रवैया है, जिसकी आड़ में रोहिंग्या मुसलमान भारत में अपने पैर जमाते चले जा रहे हैं। यानी यह समस्या टेक्निकल नहीं है, यह समस्या वैचारिक है। 1990 के दौर में कश्मीरी पंडितों को उनके अपने कश्मीर से बाहर निकाल दिया गया था। जब आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडितों को काफिर बताते हुए उनका कत्लेआम किया था, तब हमारे देश के तमाम नेता, बुद्धिजीवी, पत्रकार और मानव अधिकार कार्यकर्ता सोए हुए थे। यह 1947 में देश के बंटवारे के बाद हुआ सबसे बड़ा पलायन था। इस पर किसी बुद्धिजीवी ने एक आंसू तक नहीं बहाया, किसी नेता ने आवाज नहीं उठाई और ना ही किसी ने अपना अवार्ड वापस किया। आज भी ये कश्मीरी पंडित देश के अलग अलग हिस्सों में रहने पर मजबूर हैं। वो चाहकर भी अपनी उस जमीन पर वापस नहीं जा सकते जो उनकी अपनी है, जहां वो पैदा हुए हैं, जहां उनके अपने घर थे। हमारे ही देश में बाढ़ की वजह से हर साल 3 करोड़ लोगों को शरणार्थी बनना पड़ता है। इन लोगों का सब कुछ बाढ़ में बह जाता है। घर टूट जाते हैं, खेत बर्बाद हो जाते हैं, फसलें खराब हो जाती हैं, उम्र भर की जमा पूंजी बाढ़ में डूब जाती है। लेकिन इन लोगों के लिए भी कोई आवाज नहीं उठाता। असल में हमारे देश के बुद्धिजीवियों की आंखों पर धर्म का चश्मा लगा हुआ है, जिसके सामने उन्हें असली मुद्दे नजर नहीं आते। अगर आंखों पर धर्म का चश्मा ना होता तो ये लोग पाकिस्तान के अत्याचारों से तंग आकर भारत से शरण मांगने वाले हिंदुओं की भी ऐसे ही बात करते। पाकिस्तान से बड़ी तादाद में हिंदू जनसंख्या भागकर भारत आई है, क्योंकि इन लोगों पर पाकिस्तान में बहुत अत्याचार होते हैं, लेकिन उनका मुद्दा कोई नहीं उठाता। 1947 में पाकिस्तान में 15% हिंदू आबादी थी, 15%, जो वर्ष 1998 में घटकर सिर्फ 1.6% रह गई। अब आप सोचिए, 15 से 1.6%। इसके बाद के आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध नहीं है, लेकिन जानकार यही मानते हैं कि हिंदुओं की संख्या और भी कम हुई है। लेकिन पाकिस्तान के इन अत्याचारों पर भारत के किसी बुद्धिजीवी का खून खौलता नहीं। वो कभी भी पाकिस्तान के इन लोगों को भारत में शरण देने की बात नहीं करते। रोहिंग्या शरणार्थी म्यांमार से भागकर बांग्लादेश आ रहे हैं और बांग्लादेश में उनकी अच्छी खासी जनसंख्या है। हालांकि ये अलग बात है कि अब बांग्लादेश भी ये कह रहा है कि रोहिंग्या शरणार्थी उनके लिए खतरा हो सकते हैं। 1978 में म्यांमार की सरकार ने देश भर में ऑपरेशन ड्रैगन किंग चलाया था और उस समय लाखों की संख्या में रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश चले गए। इस ऑपरेशन के तहत म्यांमार की सरकार ने अपने नागरिकों का रजिस्ट्रेशन किया था। इसके बाद म्यांमार में हिंसा हुई और करीब 2,20,000 रोहिंग्या बांग्लादेश चले गए।
इसके बाद वर्ष 1991-92 में जब म्यांमार के रखाइन राज्य में सेना की मौजूदगी बढ़ी, तब भी करीब 2.5 लाख रोहिंग्या बांग्लादेश आ गए। इसके बाद 2012 में जब रोहिंग्या मुसलमानों और सेना के बीच हिंसा हुई, तब भी करीब 1,25,000 रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश पहुंच गए। और इस साल 25 अगस्त से म्यांमार के रखाइन में लगातार हिंसा हो रही है और तब से अब तक करीब 4 लाख रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश में शरण ले चुके हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बांग्लादेश रोहिंग्या मुसलमानों को शरण देता आया है और अब भी दे रहा है। लेकिन हमारा सवाल यह है कि अगर रोहिंग्या मुसलमानों की जगह इतनी बड़ी आबादी हिंदुओं की होती, तो क्या तब भी बांग्लादेश ऐसे ही इतनी बड़ी जनसंख्या को शरण देता? इस सवाल का जवाब आंकड़ों में छिपा हुआ है। आंकड़े अपने आप आपको बता देंगे। बांग्लादेश में हिंदू आबादी किस तरह से कम हुई है, यह देखकर आप चौंक जाएंगे। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था और वहां हिंदू आबादी करीब 28% थी, 28%। 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद 1981 में वहां जनगणना हुई और उसमें हिंदू आबादी सिर्फ 12% रह गई थी। इसके बाद बांग्लादेश में वर्ष 2011 में जो जनगणना हुई है, उसके मुताबिक अब हिंदू आबादी 9% से भी कम रह गई है। इस मुद्दे को समझने के लिए हम आपको इससे जुड़ा एक बैकग्राउंड देते हैं। 1947 के बाद से बांग्लादेश में इस्लामीकरण के नाम पर करीब 30 लाख हिंदुओं की हत्याएं की गई। 1971 में बांग्लादेश में आजादी की लड़ाई के दौरान हुए नरसंहार में पाकिस्तानी सेना और कट्टरपंथियों ने चुन चुन कर हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय को अपना निशाना बनाया और उन्हें मारा। 1971 के दौरान पाकिस्तानी सेना और कट्टरपंथियों ने इस तरह का नरसंहार और अत्याचार किया, जो अपने आप में एक उदाहरण है। इसकी वजह से बांग्लादेश से बड़ी संख्या में हिंदू भारत में शरण लेने के लिए आने लगे और इन लोगों में 60% अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय से थे, बाकी दूसरे समुदायों के थे। हालत यह हो गई थी कि बांग्लादेश बनने के बाद जब वर्ष 1981 में बांग्लादेश की पहली जनगणना हुई, तो उस जनगणना में करीब 5 करोड़ हिंदू आबादी गायब थी। सोचिए, 5 करोड़ लोग एक देश से अचानक गायब हो गए और ये 5 करोड़ हिंदू थे। वर्ष 2013 और 2014 में इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल ने बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी के नेताओं को 1971 में हिंदू अल्पसंख्यकों के नरसंहार का दोषी पाया और उन्हें सजा दी। भारत के बुद्धिजीवी जो खुद को सबसे बड़े मानवतावादी और धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म के ठेकेदार बताते हैं, उन्हें बांग्लादेश और पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू आबादी पर हो रहे अत्याचार कभी नहीं दिखाई दिए, क्योंकि उन्होंने धर्म और वोट बैंक का चश्मा पहना हुआ है। ये सारी बातें आपको बतानी जरूरी थी ताकि आप समझ सकें कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों में हिंदुओं की क्या हालत है। भारत में करीब 40,000 रोहिंग्या मुसलमान अवैध रूप से रह रहे हैं और हो सकता है कि आपके घर के आसपास भी इस तरह के रोहिंग्या मुसलमान रहते हों। ये लोग घुसपैठ करके बांग्लादेश बॉर्डर के रास्ते भारत में दाखिल हुए और फिर देश के कई राज्यों में फैल गए। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में भी केंद्र सरकार ने देश के उन इलाकों की जानकारी दी है जहां रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके घरों के आसपास रोहिंग्या मुसलमानों की बस्तियां होंगी। ऐसा ही एक इलाका है हरियाणा का मेवात जिला, जहां बहुत सी जगहों पर रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन रोहिंग्या मुसलमानों का गुजारा यहां कैसे होता है, इनके पास पैसे कहां से आते हैं, ये अपना और अपने बच्चों का पेट कैसे पालते हैं, खाना कहां से आता है, इन्हें बिजली और पानी कहां से मिलता है। ये वो तमाम सवाल हैं जो आपके मन में भी उठ रहे होंगे। इसलिए हमने आज आपके लिए एक आंखें खोलने वाली ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है जो आपके इन सभी सवालों का जवाब देगी। पैसा कितना दिए तुम ख्याल तो ना है हम, लेकिन पैसा दिया सबका है, पैसा तो दिया।
चावल रोटी वगैरह खा रहा हूँ। हम पे थोड़ा सा प्यार से सुकून से यहाँ रह रहा हूँ। रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में बसाना कितना आसान है? कौन है वो लोग जो उन्हें भारत में बसा रहे हैं? देश की राजधानी दिल्ली के आसपास रोहिंग्या मुसलमान कहां-कहां डेरा जमाए बैठे हैं, इस बात की पड़ताल जी मीडिया पिछले 20 दिनों से कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल केंद्र सरकार के हलफनामे में यह बात साफ लिखी है कि इनमें से कुछ लोग देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। लेकिन सवाल यह है कि वो कौन लोग हैं जो इन रोहिंग्या मुसलमानों को देश के अलग अलग हिस्सों में बसा रहे हैं? कौन है वो लोग जो इन्हें मुफ्त की बिजली, पानी और बाकी सुविधाएं दे रहे हैं? इस बात की पड़ताल करने के लिए हम दिल्ली से करीब 110 किलोमीटर दूर हरियाणा के पुन्हाना के एक इलाके में पहुंचे। करीब 3.5 घंटे के सफर के बाद हम वहां पहुंच गए जहां रोहिंग्या मुसलमान बसे हुए थे। इन झोपड़ियों में करीब 84 लोग रहते हैं। हमें यहाँ मोहम्मद हुसैन मिले, जिन्हें आप इन लोगों का केयर टेकर भी कह सकते हैं। हमने पूछा कि यहाँ कैसे पहुंचे। कहाँ से सुना कि यहाँ अपने ही देश के कुछ लोग हैं? किसी ने बताया आपको ये? नहीं, हमारा बर्मा वाला वो वहाँ भी हमारा बर्मा वाला है। अच्छा। वहाँ जो उकुला में जो है ना, हमारा जो बर्मा वाला है, वहाँ हम गया तो वहाँ कैंप पे गया था। फिर वहाँ से सुना था यहाँ भी हमारा कुछ बर्मा की है और हमारा जो स्टेट का जो गांव का ऐसा जो फैमिली भी यहाँ रहती है, सुना था। फिर हम भी एड्रेस लेकर फिर हम यहाँ सीधा नुहू में आया था। नुहू में कुछ दिन रहा था हम। फिर वहाँ नुहू में जो नुहू से फिर यहाँ पुनाना में चला आया। फिर पुनाना में आज कम से कम 5 साल हो रहे हैं तकरीबन यहाँ। मोहम्मद हुसैन से बात करके हमें लगा कि वो यहाँ बहुत खुश हैं, लेकिन बातों ही बातों में उन्होंने हमें ये भी बताया कि वो पहले कहीं और रहते थे और बाद में यहाँ आकर बसे हैं। यहाँ का जो चौकीदार है, यूपी सरकार का जो चौकीदार है, यहाँ रहती है। फिर हम आकर उससे बात किया था। वो बोल रहा था ठीक है भाई रह लो, लेकिन यहाँ कोई झगड़ा वगड़ा कुछ मत करो, ऐसे कोई गलत काम मत करो, प्यार से रहो, प्यार से रहे। यूपी सरकार का चौकीदार है वो? जी। हमने अपनी पड़ताल की तो पता चला कि ये जमीन उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग की है। हमने उस चौकीदार को तलाशा जिसने इन लोगों को यहाँ रहने की इजाजत दी। पुन्हाना के पास एक नहर है और उस नहर के पास की जो ज़मीन है वो दरअसल यूपी की नहर है और वो ज़मीन जो है वो नहर क्षेत्र की आती है, इसलिए ये पूरा हिस्सा जहां हम खड़े हैं ये उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग की ज़मीन है। यहाँ पे कहते हैं कुछ आदमी आए थे, उन्होंने कहा था कि उन्होंने वहाँ जगह जहाँ पहले रहते थे ना वहाँ से इन्हें भगा दिया। अच्छा। फिर यहाँ रहने के लिए कुछ दिन के लिए रहने दीजिए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, गरीब आदमी है, कोई दिक्कत तो है नहीं, रहने दीजिए, इसलिए वजह से। अच्छा, तो कोई आपने कुछ वैसे अंडरटेकिंग वगैरह ली इनसे कि यहाँ एक आदमी ने लिख के दिया था। अच्छा, क्या लिख के दिया था? कि इनका जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अच्छा, किसने लिख के दिया था? कोई PWD का कर्मचारी था। थोड़ी देर में शब्बीर अली अंदर से एक सफेद कागज लेकर आया जिस पर लिखा था, इस कबीले का जिम्मेदार हूँ, ये लोग बर्मा वाले हैं, ये आपस में कोई झगड़ा फसाद नहीं करेंगे। यानी सादे कागज पर किसी ने ये लिखकर दे दिया और इस चौकीदार ने इन रोहिंग्या मुसलमानों को सरकारी जमीन पर बसा दिया। हमने पूछा कि ये खुर्शीद कौन, क्या इसे पहले से जानते थे? तो क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा कि कहते हैं बर्मा से आए हुए हैं और गवर्नमेंट ने इन्हें रहने की इजाज़त दी हुई है और उनके पास कोई कार्ड भी है। तभी हमें शब्बीर की माँ भी मिली जिन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे ये लोग यहाँ बस गए। इनसे हमने पूछा, मैंने कहा भाई किसकी जिम्मेदारी आप रह रहे हो यहाँ पे, कौन सा सामान मतलब आपका लाया यहाँ पे? तो इन्होंने बोले कि खुर्शीद नाम का है हमारा जिम्मेदार आदमी है, उसके कहने पे हम सामान लाए। मैंने कहा ठीक है, ऐसा अगर जब वो कह रहा है तो उसको मेरे सामने लाओ, उससे हम बात करेंगे। अगर वो जिम्मेदारी ले रहा, कल का कोई लड़ाई झगड़ा आप करो, कोई मार पिटाई करो, कौन जिम्मेदार होगा? तो इन्होंने फिर उसको फ़ोन किया, फिर वो आया यहाँ पे लिख के दिया हमको कि मतलब कोई लड़ाई झगड़ा ना करेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी, अगर होगा तो हमको फ़ोन करके बुला लेना। खुर्शीद को आप जानती नहीं है? जी नहीं, हम नहीं जानते। मिली हैं आप उनसे? नहीं, पहली बार मिले थे, जब वो आया था जब ही मिले थे। और उसके बाद फिर मिले? हाँ। उसके बाद मिले कि नहीं? नहीं जी, नहीं आया था। यानी किसी एक अनजान व्यक्ति ने सादे कागज पर लिख कर दिया और रोहिंग्या मुसलमानों के परिवारों को यहाँ बसाने की इजाजत दे दी गई। यानी ये बात साफ थी कि बहुत से लोग अपने धर्म वालों की मदद कर रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि ये रोहिंग्या मुसलमान भारत कैसे पहुंचे? पता चला कि म्यांमार से बांग्लादेश भागने के बाद इन्हें एजेंट्स ने भारत का बॉर्डर पार करवाया। एक बांग्लादेश में जो एक आदमी मिला था,
बॉर्डर पार करने दे के लिए उसको मैं वहाँ भी बेलदारी काम करता है। उसको थोड़ा पैसा दिया, वो मेरे को बॉर्डर पार कर दिया। ऐसा ही बॉर्डर पार करके पहले सैकड़ों और फिर हजारों की संख्या में ये लोग अवैध रूप से भारत पहुंचे और देश के अलग अलग हिस्सों में फैल गए। 5 साल हो गई। 5 साल हो गया। तो बॉर्डर से कैसे आए इधर? बांग्लादेश बॉर्डर से आए? हाँ, बांग्लादेश बॉर्डर से कुछ पता हो गया। क्या पता हुआ? यहाँ से हिंदुस्तान बढ़िया है बहुत, वहाँ का लोग ने बहुत मदद करेगी, बहुत शांति है, ऐसे सुना है। मैं हिंदुस्तान पहुँच गया। कुछ शरणार्थी तो अपने घर वापस जाना ही नहीं चाहते क्योंकि वहाँ उनकी जान को खतरा है, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जो अपने देश लौटना चाहते हैं। यहाँ पर अच्छा बढ़िया नहीं, अपना देश तो बढ़िया है, यहाँ पर किस तरह रह जाएगी? परेशान से अपना जान बचाने के लिए आई अब दूसरा देश में। मेरा देश में जला देगी, काट देगी, मार देगी, शांति हो जाएगी। इस टाइम में बर्मा में अपना देश में चली जाएगी। बर्मा की बांग्लादेश आ गई है। मेरे मामू को काटी दिए, मेरे पुप्पू को बहन काटी दिए, चौक मेरे रिश्तेदार बहुत काटी दिए, जाल दिए, छोटे छोटे बच्चे जाल दिए। हमने अपनी पड़ताल में आपको पहले भी दिखाया था कि इन लोगों को बिजली पानी की कोई किल्लत नहीं है। अब ये भी सुन लीजिए कि शरणार्थियों की बस्ती में बिजली पानी कहाँ से मिलता है। हाँ, खुद जो हमारा जुग्गी है सबसे पैसा उठाकर 100-200 ऐसे उठाकर हम एक नलका लगाया। फिर हम जो यहाँ जो जाकर जो यहाँ सबको बोला था भाई, जो चेयरमैन के पास भी गया था, भाई हमारा थोड़ा बिजली की दिक्कत है, बच्चे को मच्छर का आ रहा है और मच्छर जो मलेरिया बीमारी हो रहा है बच्चे का पैदा हो रहा है। उनसे चेयरमैन बोला भाई तुम गरीब आदमी, कोई बात नहीं, लगा लो। तो बिजली अपने घर से दिया? वो नहीं है, यहाँ से बाजार से। यानी कहीं मदद के नाम पर, कहीं पैसे से इन लोगों ने अपने लिए बिजली पानी जैसी सुविधाएं भी जुटा ली। और ऐसा नहीं है कि सरकार इससे अनजान हो। अपनी पड़ताल में हमें यह भी पता चला कि सरकार इन लोगों की पूरी जानकारी रखती है। CID ऑफिसर यहाँ आते हैं, कितने यहाँ से झुग्गी वाले चले गए, कितने यहाँ और फालतू आए हैं, कितने बच्चे पैदा हुए, कोई मर गया, सारे CID रिपोर्टिंग की जाती है। बातों बातों में हमें पता चला कि इन शरणार्थियों के लिए मदद भी आती है। कोई है जो इनके लिए खाने पीने का सामान भी भेजता है। या पता नहीं कौन भेजता है, टेम्पो में भर के भी आते हैं। घी क्या आता है खाने के लिए? खाने के लिए आटा है, चावल है, घी है, नमक मिर्च मसाले आते हैं। गरीब यहाँ शरणार्थी थे, कौन भेजता है इनको पता होगा। यानी देश के संसाधनों से अवैध शरणार्थी फल फूल रहे हैं और देश के ही कुछ लोग उनकी मदद भी कर रहे हैं। अमित प्रकाश, जी मीडिया, पुनाना।